India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं जायरा और कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना कम होने के बाद फिर शुरू हुई फिजिकल सुनवाई। सीजेआई रमन्ना ने कहा, दिवाली के बाद बड़े स्तर पर होगी फिजिकल सुनवाई, नया एसओपी रहेगा लागू। गौरी लंकेश के हत्यारोपी को नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को किया रद्द। आरोपी मोहन नायक पर कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण कानून के तहत लगाए आरोपों को किया बहाल। किसानों के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपनाया सख्त रुख। कहा, विरोध करने का अधिकार है, सड़क जाम करने का नहीं। किसानों ने की रामलीला मैदान में प्रदर्शन की मांग। नीट अखिल भारतीय कोटा में आरक्षण पात्रता मानदंड पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। केंद्र से पूछा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को चिन्हित करने का क्या है पैमाना। India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। लगभग 1 साल 7 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिजिकल हियरिंग की शुरुआत हो जाएगी। अब कोरोना आपदा की वजह से सुप्रीम कोर्ट समेत सभी कोर्ट्स में फिजिकल सुनवाई बंद कर दी गई थी। वहीं चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा है कि दिवाली के बाद बड़े स्तर पर फिजिकल सुनवाई की शुरुआत की जाएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल सुनवाई हफ्ते में केवल 2 से 3 दिन ही की जाएगी। इस दौरान नया एसओपी लागू रहेगा। साथ में पत्रकारों के लिए मीडिया पोर्टल को सक्रिय किया जाएगा। देश में कोरोना के मामलों में कमी और स्थिरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सुनवाई के लिए फिजिकल हियरिंग की शुरुआत कर दी है। कोरोना संक्रमण के कारण मार्च 2020 से ही सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन या वर्चुअल सुनवाई कर रहा था। हालांकि अब एक बार फिर से सभी मामलों की भौतिक सुनवाई शुरू हुई तो प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना के इस फैसले पर वकीलों ने खुशी जाहिर की है। चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा है कि दिवाली के बाद बड़े स्तर पर फिजिकल सुनवाई की शुरुआत हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कोविड-19 के मामलों में कमी को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश से सुनवाई के लिए फिजिकल तरीके से हियरिंग पर लौटने का आग्रह किया था। दूसरी ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, एएम सिंघवी सहित वरिष्ठ वकीलों के एक समूह ने पीठ के समक्ष कोरोना के मुद्दे का उल्लेख किया और कहा कि नया मानक संचालन प्रक्रिया या एसओपी में अनिवार्य भौतिक सुनवाई होने से कई कठिनाइयां पैदा होंगी, इसीलिए हाइब्रिड मोड की अनुमति दी जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को फिर से खोलने का विरोध किया। वे 2 दिन बुधवार और गुरुवार को हाइब्रिड सुनवाई करना चाहते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और मनोज कुमार मिश्रा ने अदालतों को भौतिक रूप से फिर से खोलने के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर वरिष्ठ अधिवक्ताओं को कठिनाई होती है तो वे 6 महीने के लिए काम से छुट्टी ले सकते हैं और महामारी के बाद आ सकते हैं। वहीं दुष्यंत दवे ने कहा है कि युवा वकीलों में फिजिकल हियरिंग को लेकर बहुत खुशी है, बार भी इसे लेकर बहुत खुश है। सुप्रीम कोर्ट ने फिजिकल सुनवाई के लिए नया एसओपी जारी किया है। कोर्ट रूम के अंदर पत्रकारों को सामान्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए फिजिकल मोड में आयोजित की जाने वाली सुनवाई को देखने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। एसओपी के अनुसार वकीलों को सुनवाई के दौरान फिजिकल या वर्चुअल तरीके से हियरिंग करने का विकल्प चुनने की छूट दी गई है।
नए एसओपी के अनुसार फिजिकल सुनवाई के दौरान हर मामलों के बाद 15 मिनट का ब्रेक होगा। इस दौरान कोर्ट रूम को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा। नए नियम के तहत सुनवाई के दौरान कोर्ट में एक के बाद एक वकीलों को बुलाया जाएगा। वे अपने मामलों की सुनवाई में बुलाए जाने तक बार लाउंज में प्रतीक्षा कर सकते हैं। इस नियम को गैलरी में वकीलों द्वारा लगने वाली भीड़ से बचने के लिए बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं गौरी लंकेश हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। अब आरोपी मोहन नायक पर कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण कानून की धारा के तहत मुकदमा चलेगा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में आरोपी मोहन नायक के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत आरोपों को खारिज कर दिया था, जिसको गौरी लंकेश की बहन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में हुई पत्रकार गौरी लंकेश हत्या मामले में एक आरोपी के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम या ककोका के तहत आरोपों को रद्द करने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने लंकेश की बहन कविता लंकेश द्वारा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर मोहन नायक पर लगे आरोपों को बहाल कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल 2021 को 2018 में पारित बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त के आदेश और उसके बाद दायर पूरक आरोप पत्र को रद्द कर दिया था। इसके तहत नायक के खिलाफ ककोका की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध हटा दिए गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार से कार्यकर्ता बनी गौरी लंकेश की हत्या के मामले में एक आरोपी के खिलाफ ककोका के आरोपों को हटाने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की दायर अपील में आरोप लगाया कि नायक अपराध करने से पहले और बाद में लंकेश के हत्यारों को आश्रय प्रदान करने में सक्रिय रूप से शामिल था। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने ककोका की धारा 24 की जांच न करके गलती की है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी विशेष अदालत अधिनियम के तहत किसी भी अपराध पर संज्ञान पुलिस अधिकारी यानी कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक या उससे ऊपर के रैंक वाले अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं लेगी। दरअसल 21 सितंबर को पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि हत्या के मामले में आरोपी मोहन नायक के खिलाफ ककोका के तहत मुकदमा चलेगा या नहीं। लंकेश की 5 सितंबर 2017 की रात को बेंगलुरु के राजराजेश्वरी नगर में उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सभी पक्षों को इस संबंध में नोटिस जारी करते हुए जवाब देने को कहा था। 21 सितंबर को सुनवाई पूरी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने अस्थायी रूप से संकेत दिया था कि वह आरोप पत्र को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश के एक हिस्से को अलग रखने के लिए इच्छुक है। शीर्ष अदालत ने आरोपी के खिलाफ कोई पूर्व अपराध दर्ज किए बिना प्राधिकरण द्वारा दिए जा रहे KCOCA को लागू करने की मंजूरी पर राज्य के लिए पेश होने वाले वकील से भी पूछताछ की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वहीं उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की सीमाओं से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए किसान संगठनों को 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार है, लेकिन वे अनिश्चितकाल के लिए सड़क अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं। सड़कों पर पिछले 1 साल से किसानों के धरना प्रदर्शन करने को लेकर एक बार फिर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन अनिश्चित काल के लिए सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन की वजह से रास्ता जाम करने के मामले में किसानों के वकील प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे पेश हुए और सुनवाई 2 हफ्ते बाद किए जाने की मांग की गई। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कानून पहले से तय है, लेकिन यहाँ सड़क पर विरोध प्रदर्शन की बात है। दवे ने कहा कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने आदेश दिया था कि विरोध प्रदर्शन को हटाया न जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि लेकिन सड़कों को तो ब्लॉक नहीं किया जा सकता।
किसानों की ओर से कहा गया कि सड़क ब्लॉक नहीं है, ना ही किसानों ने इसे बंद किया है। हमें प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान में आने दिया जाए। किसानों की ओर से कहा गया कि किसानों को रोकने के बाद बीजेपी ने रामलीला मैदान में रैली की थी। जस्टिस एसके कौल ने कहा कि सड़कें खुली होनी चाहिए। हम बार बार इसके लिए कानून तय नहीं करेंगे। आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आप सड़क जाम नहीं कर सकते हैं। जस्टिस कौल ने कहा कि अब कुछ समाधान निकालना होगा। मामला विचाराधीन होने पर भी उन्हें विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सड़कों को जाम नहीं किया जा सकता। जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां की सड़कों पर लोगों को आना जाना पड़ता है। हमें सड़क जाम के मुद्दे से समस्या है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, प्रदर्शन के दौरान 26 जनवरी को हुआ मामला गंभीर था। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यहाँ तो सिर्फ 2 किसान संगठन आए हैं। जस्टिस कौल ने कहा, हम किसी को यहाँ आने के लिए मजबूर तो नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य किसान संघों को सड़कों के विरोध करने वाले किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका पर 4 सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। लंबे समय से दिल्ली सीमा के पास सड़कों पर किसानों का डेरा जमा हुआ है। इससे इन सड़कों पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जब संगठनों का जवाब आएगा तो तय करेंगे कि आगे इस मामले में आदेश जारी करें या फिर मामले को अन्य याचिकाओं के साथ जोड़कर सुनवाई करें। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। एनईईटी अखिल भारतीय कोटा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए 8 लाख रुपए की वार्षिक आय के मानदंड को अपनाने के अपने फैसले पर केंद्र सरकार को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने इस मुद्दे पर केंद्र द्वारा हलफनामा दाखिल नहीं करने पर नाखुशी व्यक्त की। हालांकि कोर्ट ने पिछली सुनवाई की तारीख को ईडब्ल्यूएस मानदंड के बारे में कई संदेह उठाए थे। पीठ ने ये जानना चाहा था कि इस मानदंड को अपनाने के लिए केंद्र ने क्या कवायद की। ये बताते हुए कि ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर के लिए 8 लाख रुपए मानदंड है। पीठ ने पूछा कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए समान मानदंड कैसे अपनाया जा सकता है, जब बाद वालों में कोई सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन नहीं है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराजन से कहा, आपके पास कुछ जनसंख्याकीय या सामाजिक आर्थिक डेटा होना चाहिए। आप हवा से सिर्फ 8 लाख नहीं निकाल सकते। आप 8 लाख रुपए की सीमा लागू करके आसमान को बराबर बना रहे हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, ओबीसी में 8 लाख से कम आय के लोग सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से पीड़ित हैं। संवैधानिक योजना के तहत ईडब्ल्यूएस सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नहीं हैं, जबकि पीठ ने सहमति व्यक्त की कि ईडब्ल्यूएस मानदंड अतः एक नीतिगत मामला है। इसने कहा कि न्यायालय इसकी संवैधानिकता निर्धारित करने के लिए नीतिगत निर्णय पर पहुंचने के लिए अपनाए गए कारणों को जानने को हकदार है। पीठ ने एक समय तो ये भी चेतावनी दी थी कि वह ईडब्ल्यूएस अधिसूचना पर रोक लगाएगी। पीठ ने कुछ मुद्दों पर एक आदेश पारित किया, जिस पर उसने केंद्र से विशिष्ट प्रतिक्रिया मांगी। मुद्दे हैं, क्या केंद्र ने ईडब्ल्यूएस निर्धारित करने के लिए मानदंड पर पहुंचने से पहले कोई अभ्यास किया? यदि उत्तर सकारात्मक है तो क्या सिंघो आयोग की रिपोर्ट पर आधारित मानदंड है? यदि हां तो रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखें। वहीं कोविड के खिलाफ स्कूली बच्चों को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में होम्योपैथिक दवाएं जैसे आर्सेनिकम एल्बम के देने के प्रस्ताव के खिलाफ डॉक्टर ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया। याचिका में कहा गया है कि इसकी प्रभावकारिता या सुरक्षा के बारे में किसी भी अध्ययन के बिना इसके इस्तेमाल का प्रस्ताव पेश किया गया है। याचिकाकर्ता ने हेपेटोलॉजी और लिवर ट्रांसप्लांट मेडिसिन में विशेषज्ञ होने और 2016 में भारत के राष्ट्रपति से हेपेटोलॉजी में अकादमी उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त करने का दावा किया है।
याचिका में राज्य, उसके सामान्य शिक्षा मंत्रालय, आयुष विभाग और होम्योपैथी निदेशालय द्वारा कोविड के खिलाफ स्कूली बच्चों को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आर्सेनिकम एल्बम देने के एक बड़े अभियान की शुरुआत को लेकर चिंता जताई गई है। याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादियों के पास कोई वैज्ञानिक डाटा उपलब्ध नहीं है जो सकारात्मक रूप से दवा की प्रभावकारिता और सुरक्षा को दर्शाता है। हालांकि केंद्र द्वारा घोषित किए गए लगभग 2 साल बीत चुके हैं कि कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ रोग निरोधी के रूप में आर्सेनिकम एल्बम 30CH का उपयोग किया जा सकता है। भारत में 30 जनवरी 2021 को पहले मामले की पुष्टि होने से एक दिन पहले कहा था। याचिका होम्योपैथिक पत्रिकाओं सहित कई प्रकाशनों के साक्ष्य से चिंतित है कि आर्सेनिक एल्बम 30CH के आर्सेनिक जहरीले प्रभाव होते हैं। यह भी जोड़ा गया कि याचिकाकर्ता ने कुछ होम्योपैथिक प्रतिरक्षा बूस्टर के अंतर्ग्रहण और लीवर की क्षति के बीच एक सकारात्मक संबंध खोजने के बाद परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं में आर्सेनिकम एल्बम 30 सहित होम्योपैथिक दवाओं के कुछ नमूने भेजे गए थे और पाया गया था कि आर्सेनिक खतरनाक स्तर पर दवाओं में मौजूद था। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदू धार्मिक और चैरिटेबल धर्मस्व विभाग द्वारा नियुक्त अंतरिम प्रशासन द्वारा प्रबंधित मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति उस केस फैसले के अधीन होगी जिसमें दावा किया गया है कि केवल न्यासी ही ऐसी नियुक्ति करने के हकदार हैं। पीठ ने एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए अंतरिम फैसला दिया। याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु हिंदू धार्मिक संस्थान कर्मचारी नियम 2020 को चुनौती दी थी, जो 4 सितंबर 2020 को लागू हुआ था। याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत ये थी कि नियम 2 जो कि एक सही व्यक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है और इस प्रकार नियुक्तियां करता है, मूल कानून के खिलाफ जाता है, यानी तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1959, जिसके तहत केवल ट्रस्टी ही ऐसी नियुक्तियां कर सकता है। याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि वैधानिक नियम धार्मिक पीठ की अनुमति देते हैं, यानी कि बिना किसी विशेष मंदिर में अगम शस्त्र का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिए बिना नियुक्तियों की अनुमति देते हैं। आगे यह तर्क दिया गया कि पुजारी को केवल उस विशिष्ट अगम में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जो विशेष मंदिर के लिए प्रासंगिक था और 2 वैष्णव आगमों या 26 शैव आगमों में से किसी के बीच में मिश्रण करने की अनुमति नहीं थी। ये देखते हुए कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है, बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा मांगा। इसके बाद याचिकाकर्ता को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया था। कोर्ट ने हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को सभी जातियों के अर्चकों की नियुक्ति को चुनौती देने वाले मामलों के साथ वर्तमान मामले को पहले से लंबित मामलों के साथ टैग करने और 15 दिसंबर को सुनवाई के लिए उन्हें एक सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। वहीं मुंबई की एक अदालत ने गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि के मामले को अंधेरी की अदालत से बाहर स्थानांतरित करने की अभिनेत्री कंगना रनौत की याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसटी दांडे ने ट्रायल जज आर खान के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाने वाली कंगना रनौत की याचिका खारिज कर दी। कंगना ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने उनका इस अदालत से विश्वास उठ गया है। पिछली सुनवाई के दौरान अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने रनौत के आरोपों पर मजिस्ट्रेट आर खान से एक गोपनीय रिपोर्ट में उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दांडे ने बुधवार को रनौत के लिए पेश हुए एडवोकेट रिजवान सिद्दीकी और अख्तर के लिए पेश हुए एडवोकेट जय भारद्वाज को सुना। सिद्दीकी ने तर्क दिया है कि न्यायाधीश लगातार रनौत को निर्देश दे रहे हैं कि वे अपनी याचिका दर्ज करने के लिए अदालत में मौजूद रहें और अगर ऐसा है तो उनके खिलाफ मुकदमा शुरू करें। उन्होंने दावा किया कि यह मानहानि एक साधारण मामला है जो गैर संज्ञेय, जमानती और कंपाउंडेबल है, इसलिए याचिका द्वारा वे आरोपों को स्वीकार या अस्वीकार करेंगी। उनकी अनुपस्थिति में रिकॉर्ड आसानी से दर्ज किया जा सकता है। सिद्दीकी ने कहा कि रनौत का प्रतिनिधित्व एक वकील के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है जो उनकी ओर से औपचारिकताएं पूरी करेगा। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि मजिस्ट्रेट ने रनौत के खिलाफ अनुचित टिप्पणी की और गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अख्तर के लिए पेश एक एडवोकेट जय भारद्वाज ने तर्क दिया कि रनौत जानबूझकर अदालत की सुनवाई से गायब हैं। यही वजह है कि सीआरपीसी की धारा 204 के तहत अख्तर ने निजी शिकायत पर अदालत द्वारा संज्ञान लेने के बाद उनकी याचिका सीआरपीसी की धारा 251 के तहत
दर्ज नहीं की जा सकी। उन्होंने दावा किया कि मामले के प्रतिक्रियात्मक पहलुओं को पहले ही रनौत द्वारा रिवीजनल कोर्ट के समक्ष डिंडोशी में और बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष खारिज होने वाली याचिका के माध्यम से असफल रूप से चुनौती दी गई। भारद्वाज ने कथित मानहानिकारक ट्वीट्स का हवाला दिया जो लगातार मानहानि के समान है। साथ ही ये तथ्य कि शिकायतकर्ता एक वरिष्ठ नागरिक होने के कारण सुनवाई की प्रत्येक तारीख पर पेशी से उपस्थित रहे हैं। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.